हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 21st लेक्चर। ये हमारा 21st लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड आज के लेक्चर से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके। मैं अगर ग्रेजुएशन या मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां पे तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सब टॉपिक से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको इन टॉपिक को ध्यान से समझना है, इन वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये जो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम 4 से 5 लेक्चर्स में ओवर कर दें, ठीक। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इनको देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है ना रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी। तो आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप अमंग वेरियस सिक्योरिटीज, यानी जो डिफरेंट सिक्योरिटीज हैं जिनसे फर्म अपने कैपिटल को फाइनेंस करता है, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेब्ट, ठीक है, इनके बीच में क्या रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप है ये भी समझेंगे। ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है, ठीक है। कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगी आज के लेक्चर में, तो वो भी हम ये समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ओवरऑल एंड स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है एंड स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये सब हम समझेंगे। और लास्ट में आपको हम बात करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको स्टार्ट करने से पहले जरा आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हम पहले कहीं पढ़ चुके हैं। तो हाँ, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ा था बताइए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने आपको पढ़ाया था ना। मैंने आपको बताया था कैपिटल बजटिंग डिसीजन। 4-5 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे, ठीक है। उसमें 6 मेथड्स होते हैं, वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो कैपिटल बजटिंग पढ़ा था हमने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर हमने बात की थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, याद आ रहा है। कैपिटल बजटिंग या जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वहां पर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बट वहां पे क्या था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ था, इट वाज नोन, पहले से दिया होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर आप वहां पे क्या कैलकुलेट करते थे, आप एनपीवी कैलकुलेट करते थे या आईआरआर कैलकुलेट करते थे, वहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्वेश्चन में पहले से दिया होता था। बट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, आपको कैलकुलेट करना होगा ना। तो आज हम यही सीखेंगे कि कॉस्ट ऑफ, मतलब आने वाले लेक्चर्स में, आज तो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगी। तो हम ये जो चैप्टर हमने शुरू किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब हम इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तो पहले से दिया था, दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा है। जब मैंने कैपिटल बजटिंग पढ़ाया था तो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ एनपीवी, एनपीवी का फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था, ये था, दिस वाज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सीटी तो क्या था, कैश इनफ्लो था। सी नॉट क्या था, कैश आउटफ्लो था, ठीक है। टी तो टाइम पीरियड था। ये जो के था ये क्या था, दिस वाज द डिस्काउंट रेट। के याद आ रहा है क्या था, के क्या था, डिस्काउंट रेट था, ठीक है। और ये जो फर्म का जो भी कैश फ्लो था हम इसको डिस्काउंट करते थे, ठीक है, डिस्काउंट करते थे ना। तो इस किससे डिस्काउंट करते थे, डिस्काउंट करते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो के होता था दिस वाज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इससे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हुई है इन्वेस्टमेंट डिसीजन बजटिंग, कैपिटल बजटिंग जब पढ़ा है तो वहां पे हमने बात की है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। तो इट इज अ डिस्काउंट रेट, ये डिस्काउंट रेट होता है। ये प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्काउंट किया जाता है। ये जो डिस्काउंट रेट होता है वो होता क्या है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्काउंट, फॉर डिस्काउंटिंग इट्स कैश फ्लो, ये जो कैश फ्लो है इसको डिस्काउंट किया जाता है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ठीक है। सीटी क्या है, कैश फ्लो है, कैश इनफ्लो, फर्म में जो भी इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, फर्म ने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है तो जो भी कैश इनफ्लो, जो भी कैश आ रहा है, इसको डिस्काउंट किया जाता है, किससे डिस्काउंट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से,
ठीक है, तो ये हमने एनपीवी में पढ़ा था। और एनपीवी की वैल्यू पॉजिटिव आती थी तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते थे, नेगेटिव आती थी तो रिजेक्ट करते थे, यही करते थे। ठीक है, और आईआरआर में क्या करते थे, आर इज ग्रेटर देन के, याद आ रहा है, आईआरआर में क्या करते थे, आर इज ग्रेटर देन के, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर ग्रेटर होता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते थे, अगर लेस देन होता था तो रिजेक्ट करते थे। तो वहां पर भी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात की है। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको फाइनली बता देती हूँ। ठीक है, तो यानी हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके लिए नया टर्म नहीं है, हमने पहले सुना हुआ है, आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ लिया है, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। ठीक है, देखिए फर्म के सामने कई प्रोजेक्ट है। ठीक है, फर्म में सपोज करिए ये एक फर्म है, फर्म के सामने कैपिटल बजटिंग में पढ़ा था ना, फर्म के सामने सपोज करिए प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए बी सी, तीन प्रोजेक्ट के ऑप्शन है, किसी भी प्रोजेक्ट में फर्म इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तीन ऑप्शन है। ठीक है, तो फर्म इस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो यानी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, फर्म अगर इस प्रोजेक्ट ए को चूज करती है तो फर्म इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी फर्म रिस्क ले रही है, अपना पैसा लगा रही है, इसमें रिस्क ले रही है। तो रिस्क ले रही है तो फर्म को अगर रिस्क ले रही है तो इसको कुछ मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न भी तो चाहिए, कम से कम इतना रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए तभी तो फर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। तो उसी को कहते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बात समझ में आ रही है? फर्म अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, फर्म अगर प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसके बदले में फर्म रिस्क ले रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इस रिस्क के बदले में फर्म को कुछ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, कुछ मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो वही क्या होता है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, ये बात समझ में आई? प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, दिस इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फंड कमिटेड टू द प्रोजेक्ट। फर्म ने जो भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, ठीक है, पैसा कुछ ड्यूरेशन के लिए लगाया होगा, कुछ टाइम के लिए पैसा लगाया है, कुछ फर्म ने रिस्क लिया है, तो उसके बदले में कंपनसेशन चाहिए फर्म को। तो जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो भी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न फर्म को चाहिए, जो भी मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न फर्म को चाहिए, वही क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, ये बात समझ में आई? और हर प्रोजेक्ट का अपना अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। फर्म के सामने तीन प्रोजेक्ट है, फर्म तीनों प्रोजेक्ट का अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालती है। तो हर प्रोजेक्ट का क्योंकि डिफरेंट रिस्क है, प्रोजेक्ट ए का रिस्क अलग है, प्रोजेक्ट बी का रिस्क अलग है, प्रोजेक्ट सी का रिस्क अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी तीनों प्रोजेक्ट का अलग होगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई प्रोजेक्ट के कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अब अगर हम फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो फर्म तो इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। फर्म कोई कंपनी है, फर्म है, उसके अंदर तो कई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा होता है। ठीक है, तो फर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, इट्स एन एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का एग्रीगेट है, कलेक्शन है। तो अगर हम फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, दिस इज द ओवरऑल या फिर कह लीजिए एवरेज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, ओवरऑल या फिर एवरेज रिक्वायर्ड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन द एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। यानी फर्म ने जो भी डिफरेंट प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया हुआ है, उन सबका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है उसका एग्रीगेट, उसका एवरेज होता है फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंट होता है। देखिए बेसिक लॉजिक सेम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सिंपली कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कहीं पे भी पैसा लगाए तो कम से कम कितना रिटर्न चाहिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, देखिए ये अगर फर्म है, फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो फर्म तो कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, यानी फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, एवरेज या ओवरऑल रिक्वायर्ड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, देखिए फर्म में किसने पैसा लगाया, इन्वेस्टर्स, जो फर्म है उसमें किसने पैसा लगाया, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, इक्विटी शेयर के फॉर्म में फर्म में पैसा लगा हुआ है, डेप्ट डिबेंचर होल्डर ने फर्म में पैसा लगाया हुआ है, फर्म को बोरो किया हुआ है, फर्म को उधार दिया हुआ है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्होंने फर्म को पैसा दिया हुआ है। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहते हैं, इनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिक लॉजिक सेम है, बट दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है, बट इनका बेसिक लॉजिक सेम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या सिग्निफिकेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो समझ में आ गया है ना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं आगे और इसको और डिटेल में अभी बताऊंगी। चलिए पहले सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ये है कि इट हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, उनको इवैल्यूएट करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करता है। सही में हेल्प करता है। देखिए एनपीवी मेथड जो होता है, एनपीवी मेथड में अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता है तो क्या आप एनपीवी कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं। ये के क्या है? दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज द डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो एनपीवी कैलकुलेट करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करता है। प्लस आईआरआर मेथड याद आ रहा है? आईआरआर मेथड में आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते थे, लेस देन होता था तो रिजेक्ट करते थे। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, इट हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कह लीजिए कैपिटल बजटिंग में हेल्प करता है। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो क्या है? हेल्प इन डिजाइनिंग डेप्ट पॉलिसी। ठीक है, जो फर्म की जो डेप्ट पॉलिसी है वो भी काफी कुछ इफेक्ट होती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। फर्म का जो फाइनेंसिंग पॉलिसी होती है ना, फर्म जब अपनी फाइनेंसिंग पॉलिसी डिसाइड करता है, यानी फर्म जब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि फर्म का जो कैपिटल पूरी पूंजी होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कितना डेब्ट होगा, कितना इक्विटी होगा। ठीक है, जब फर्म अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करता है तो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखता है। क्योंकि फर्म का पर्पस क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, मिनिमम। ठीक है, फर्म अपना कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन करता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, मिनिमम। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ये दोनों भी एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसको आने वाले लेक्चर जब मैं कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी ना, तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, या कह लीजिए फर्म जो अपनी डेट पॉलिसी डिजाइन करता है, तो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा सिग्निफिकेंस है। तीसरा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करना, किसका? टॉप मैनेजमेंट का। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये भी ये हेल्प करता है इन मेजरिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है? ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस अप्रेजल करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करता है। कैसे? अब कैसे हेल्प करता है, देखिए फर्म का जो जो भी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको कंपेयर किया जाता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर किया जाता है। और फिर उसके बेसिस पे जज किया जाता है कि टॉप मैनेजमेंट ने सही डिसीजन लिया कि नहीं, टॉप मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन। आने वाले टाइम में मैं डिविडेंड डिसीजन भी कवर करूंगी। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर अभी हमें पढ़ना है, डिविडेंड डिसीजन पढ़ना है, ठीक है, लिवरेज वगैरह पढ़ना है। तो डिविडेंड डिसीजन लेने में भी, ठीक है, फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसका एक सर्टेन पोर्शन फर्म अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो जब फर्म अपना डिविडेंड डिसीजन लेती है तो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। जो फर्म अपने करंट एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, करंट एसेट तो समझ रहे हैं, यानी वो एसेट जो एक साल के अंदर लिक्विडेट, एक साल या कह लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल, एक ऑपरेटिंग साइकिल या एक अकाउंटिंग ईयर में जो लिक्विडेट हो जाए, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे कहते हैं करंट एसेट। तो फर्म कितना इन्वेस्टमेंट करे करंट एसेट में, ये डिसीजन लेने में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करता है। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, आज की तारीख मतलब जनवरी 2022 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ टाइम बाद देख रहे हैं, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन है कि एक बार चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरा पर्पस इन सारे वीडियोस को अपलोड करने का ये है कि आप इन वीडियोस का फायदा उठाइए। ये वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, तो इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा। वो भी प्रेस करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, और प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दिया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है हमने? जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है तो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बार डिस्कस हुआ है। जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग जब मैंने पढ़ाया है तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस हुआ है। प्लस जब मैंने 1000 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज कराई है तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बहुत क्वेश्चन थे, तो वहां पे भी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, बट चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। जल्दी से देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज करिए आपके पास सेविंग है 1000 रुपए की। ठीक है, अब इस सेविंग को आपके सामने दो ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के। पहला ऑप्शन क्या है कि 7% का 3 ईयर पोस्टल सर्टिफिकेट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि 8% रेट ऑफ रिटर्न है, 3 साल के लिए आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके सामने ये दो ऑप्शन है। तो अगर आप एक रेशनल इन्वेस्टर हैं, समझदारी से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप एफडी में पैसा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ज्यादा है। और अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंपेरेबल रिस्क है, ऑलमोस्ट बराबर रिस्क है। दोनों सेफ सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, तो रिस्क तो बराबर है, तो रिटर्न इसमें ज्यादा है इसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी, ये देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 11% नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 7%। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न विच इज फॉरगॉन। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो रेट ऑफ रिटर्न जो आप फॉरगॉन करते हैं, जो आप मिस करते हैं ऑन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी दूसरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो आप फॉरगॉन करते हैं वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट बेस्ट, आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन सी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं? आप ये जो 7% वाली अपॉर्चुनिटी है, 7% रेट ऑफ रिटर्न वाली अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 7%। ठीक, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो आप फॉरगॉन करते हैं ऑन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी दूसरा जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जिसको आप फॉरगॉन करते हैं, तो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है इनका कंपेरेबल रिस्क होता है, ऑलमोस्ट इक्वल रिस्क होता है। ठीक, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, वो क्या होता है? उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जल्दी से आपको बताती हूँ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। जो डिफरेंट सिक्योरिटीज है इनके बीच में रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है जब मैंने आपको क्लास 12 का, जब मैंने आपको कंपनी अकाउंट पढ़ाया है। ठीक है, जहाँ पे हमने शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिस्कस किया है। तो सबके फीचर्स, सबके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी हमने की है। चलिए एक बार जरूरी है ये समझना यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट सिक्योरिटीज हैव डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ध्यान से समझिएगा, डिफरेंट सिक्योरिटी, जो डिफरेंट सिक्योरिटीज होती हैं जैसे डेब्ट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, डिफरेंट सिक्योरिटी का रिस्क डिफरेंट है तो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिफरेंट है। तो इसलिए ये जरूरी है हम जरा रिस्क रिलेशनशिप समझ लें इन डिफरेंट सिक्योरिटीज के बीच में। ठीक है, तो चलिए हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है डिवेंचर होल्डर। ठीक है, सबसे पहला क्या है? डिवेंचर होल्डर। दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। वो क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। देखो किसी भी फर्म को पैसा कहाँ कहाँ से अगर फंड रेज करना है, कहाँ कहाँ से आएगा? पहला डिबेंचर होल्डर के थ्रू फंड रेज कर सकता है। ठीक है, डेट के थ्रू पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिबेंचर होल्डर होते हैं दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। और इनका सबसे पहला क्लेम होता है ऑन द फर्म्स एसेट एंड द कैश फ्लो। फर्म का जो कैश फ्लो है, फर्म का जो एसेट है, इन पे सबसे पहला क्लेम किसका होता है? डिबेंचर होल्डर का होता है, क्रेडिटर्स का होता है। और फर्म के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि फर्म इनका इंटरेस्ट पे करे। फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, फर्म हैज टू पे द इंटरेस्ट। फर्म को इंटरेस्ट पे करना ही है। ठीक है, और इनका प्रिंसिपल रिटर्न करना है। ठीक है, ये फर्म के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन होता है। बट डिवेंचर होल्डर पे भी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज डिवेंचर होल्डर या डिवेंचर्स का कह लीजिए फीचर हो गया। अगला क्या है? अगला है प्रेफरेंस शेयर। फर्म जो है प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में भी मार्केट से पैसा उठा सकती है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर देखिए सबसे पहला जो क्लेम होता है फर्म के एसेट पे वो होता है डिवेंचर होल्डर का। उसके बाद होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। जो दूसरा क्लेम होता है दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम डिवेंचर होल्डर के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनसे पहले होता है। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है ना, याद आ रहा है?
12th क्लास में पढ़ा था, प्रेफरेंस शेयर के केस में जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है दैट इज फिक्स, वो फिक्स होता है। जब आप प्रेफरेंस शेयर लेंगे तभी आपको पता होगा कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, ठीक है। जबकि हम जानते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के केस में, इक्विटी शेयर के केस में जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है दैट इज नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं होता है, और इवन डिविडेंड मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं फिक्स है। बट प्रेफरेंस शेयर के केस में रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स एंड इट इज नोन, वो पहले से पता होता है। और फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, फर्म सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट पे करती है, जो भी डिवेंचर होल्डर है जिनसे पैसा लिया है इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट पे करने के बाद जो पैसा बचता है उससे फर्म क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। और उसके बाद कुछ बच गया तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा कहाँ से फर्म फंड रेज कर सकती है, वो है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर या कह लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है ये कैसे कैपिटल प्रोवाइड करते हैं फर्म को, दो तरीके से करते हैं। पहला है रिटेन्ड अर्निंग, दूसरा है परचेजिंग ऑफ न्यू शेयर। ये एक खास कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर यानी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ये किस तरीके से कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, पहला है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग कैसे, तो जरा समझते हैं। देखिए जो फर्म है, फर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा है, फर्म उस प्रॉफिट को अगर अपने इक्विटी शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, ठीक है, तो कैसे शेयर करती है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के फॉर्म में शेयर करती है, डिविडेंड देती है, अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर रही है, ठीक है। बट अगर फर्म डिविडेंड न दे, ठीक है, फर्म डिविडेंड न दे, पूरा अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, पूरा 100 रुपए फर्म अगर खुद रख ले, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है रिटेन्ड अर्निंग। फर्म ने अर्निंग को रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया। तो ये जो अपने पास रख लिया ये हिस्सा था किसका, ये तो इक्विटी शेयर होल्डर का हिस्सा था ना, जो फर्म ने अपने पास रख लिया कि नहीं हम अगला प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं और उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो फर्म ने अपने पास रख लिया। तो ये क्या है, रिटेन्ड अर्निंग, और ये किसका हिस्सा है, ये इक्विटी शेयर होल्डर का हिस्सा है, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैसे कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग या फिर नए शेयर परचेज करके, ठीक है। और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं दे आर नॉट द क्रेडिटर, ये क्रेडिटर तो होते नहीं है, ये कौन होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द फर्म। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर ऑफ द फर्म होते हैं, क्योंकि उनका हिस्सा होता है फर्म में, ठीक है। दे हैव द वोटिंग राइट, उनके पास वोटिंग राइट होता है। दे कैन कंट्रोल द फर्म, जितना परसेंट उनके पास शेयर है उसके बेसिस पे दे कैन कंट्रोल द फर्म, और वो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस एंड डेब्ट। डिबेंचर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस के कंपेयर में जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस के केस में भी डिविडेंड मिलेगा, एक फिक्स परसेंट है उसका रेट हमें पता है, उस रेट से मिलेगा। और डिबेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं। और प्लस फर्म के जो एसेट होते हैं उन पे भी क्लेम की अगर बात करें तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का क्लेम सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो इसलिए जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, अगर मैं रिस्क की बात करूं, अब ये जो मैंने तीन ये बॉक्स बनाए हुए हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको हम ध्यान से समझते हैं। अगर हम रिस्क की बात करें, ठीक है, तो यानी इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर लेते हैं रिस्क, और उसके बाद डिवेंचर होल्डर रिस्क लेते हैं, ठीक है। अगर रिस्क की बात करें तो इक्विटी शेयर में सबसे ज्यादा रिस्क, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद डेब्ट या डिवेंचर में रिस्क है, ठीक है। तो हम जानते हैं जो जितना ज्यादा रिस्क लेगा उसको उतना ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, ठीक है। जो इन्वेस्टर जितना ज्यादा रिस्क लेगा उसको उतना ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी उसको इतना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद डिवेंचर, ठीक। और ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है यही तो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही मैंने बताया ना, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या कह लीजिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें, यानी ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर जो होता है इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर का, और उसके बाद होता है डिबेंचर का, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। ये तीनों जो बॉक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क की बात करें तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का रिस्क सबसे ज्यादा, रिस्क सबसे ज्यादा यानी रिस्क सबसे ज्यादा ले रहा है, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इनका सबसे ज्यादा इनको चाहिए, और इनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और डेब्ट का सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अभी मैंने बात अभी आपसे डिस्कस की है वो यहाँ पे लिखी हुई है,
एक बार वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न उन्हें चाहिए, ठीक है। जो इन्वेस्टर है उन्हें डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, क्यों? क्योंकि उनका रिस्क डिफरेंट है। वही मैंने बात की ना, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उनका रिस्क सबसे ज्यादा है, इसलिए उनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी क्या है, डिफरेंट है, अलग है। जो सिक्योरिटी में, जिस सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा रिस्क है उसका जो है रेट ऑफ रिटर्न वो भी इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है। अगर रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा। अगर इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो इक्विटी शेयर होल्डर का सबसे ज्यादा है, ठीक है। यही देखिए लिखा है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, इसलिए इनका हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न है, यानी हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर ज्यादा रिस्की होता है एज कंपेयर टू डेब्ट, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेब्ट, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है। अब ये ग्राफ है, इस ग्राफ से मैंने शो किया है रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ वेरियस सिक्योरिटी। जो इक्विटी शेयर है, कॉमन शेयर, उसमें रिस्क सबसे ज्यादा है। ये देखिए रिस्क को हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है। जो कॉमन शेयर है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होते हैं, और उसके बाद अगर हम ये जो बॉन्ड और डेब्ट की बात करें तो इसमें कॉर्पोरेट डेट में थोड़ा मतलब कह लीजिए ज्यादा रिस्क होता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये तो रिस्कलेस सिक्योरिटीज हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, ठीक। और ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमने वाई एक्सिस पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न शो किया है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप। अगर आपसे पूछा जाए रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ वेरियस सिक्योरिटी, तो लिखेंगे तो है ही, पर साथ में ये ग्राफ जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, रेट ऑफ रिटर्न विच इज रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को कितना रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है फॉर सप्लाइंग कैपिटल। इन्वेस्टर ने फर्म में पैसा लगाया है ना, ये जो फर्म है इसमें डिफरेंट इन्वेस्टर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, सबने पैसा लगाया है फर्म में। तो जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है फॉर सप्लाइंग कैपिटल फॉर फाइनेंसिंग द फर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, फर्म के जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट थे उनको फाइनेंस करने के लिए डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया है। तो जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो भी इनको रिटर्न चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने इसमें पैसा लगाया है, तो वही क्या होता है, फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इन सारे इन्वेस्टर्स ने इस फर्म की सिक्योरिटीज को परचेज किया है, इस फर्म के डिवेंचर को परचेज किया है, इस फर्म के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर को परचेज किया है, और उसके थ्रू फर्म में पैसा लगाया है, ठीक है। तो इन इन्वेस्टर्स को जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, दैट इज द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वही होता है फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ ओवरऑल एंड स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि फर्म को कैपिटल मिलता है डिफरेंट सोर्सेस से, डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू फर्म अपने जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है। और जो डिफरेंट सोर्सेस होते हैं इनके रिस्क भी डिफरेंट होते हैं, इनके जो कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट दिया जाता है और वो लीगल ऑब्लिगेशन है, फर्म को देना ही देना है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर के केस में डिविडेंड दे चाहे ना दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट चलिए जब मैं डिविडेंड पढ़ाऊंगी तब मैं डिटेल में थोड़ा बताऊंगी कि डिविडेंड देने की फर्म कोशिश करती है, और अगर रख रही है डिविडेंड रिटेन अर्निंग है तो देयर इज सम जेन्युइन रीजन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो क्योंकि रिस्क डिफरेंट है, ठीक है, रिस्क डिफरेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट डिफरेंट है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट सिक्योरिटीज का, ठीक। जो डेब्ट है, जो इक्विटी शेयर है, जो प्रेफरेंस शेयर है, सबका कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट होता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल, यानी हर एक सोर्स ऑफ कैपिटल, यानी इक्विटी, डिवेंचर, ठीक है, इक्विटी, डिवेंचर एंड जो प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, तीनों जो सोर्स ऑफ कैपिटल हैं उनका क्योंकि रिस्क डिफरेंट है इसलिए इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिफरेंट है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल, हर एक सोर्स ऑफ कैपिटल का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, उसी को कहा जाता है कंपोनेंट या स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बात समझ में आ रही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हर एक सोर्सेज हैं कैपिटल का, हर एक सोर्सेज यानी डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इन सब का जो अलग अलग जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना उसको कहा जाता है स्पेसिफिक या कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ये क्या है, ये है स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कह लीजिए कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जो कंबाइन, अगर ये जितने सोर्सेज हैं कैपिटल के इन सबको कंबाइन कर दिया जाए और कॉस्ट निकाला जाए तो उसको कहते हैं ओवरऑल या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसे कहा जाता है ओवरऑल या फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, ठीक। अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज WACC, ठीक है, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस पे इवन एक सेपरेट वीडियो आएगा,
ठीक है, उसमें हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले तो वेटेड एवरेज समझते हैं। तो वेटेड एवरेज मैंने आपको पढ़ाया है जब हमने डिस्कस किया है स्टैटिस्टिक में, जब हमने एवरेज पढ़ा है तो वहां पे वेटेड एवरेज भी मैंने पढ़ाया था। तो वेटेड एवरेज में कुछ नहीं, हम वेट से मल्टीप्लाई करते थे ना, वहां पे जो भी वेरिएबल होगा उसे हम वेट से मल्टीप्लाई करते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट कॉस्ट है उसको उस कंपोनेंट का जो वेट है ना उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर से समझते हैं, जो कंपोनेंट कॉस्ट है, कंपोनेंट कॉस्ट मतलब जैसे सपोज करिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, इसका जो वेट है, जैसे अगर इसका वेट W1 है, पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में इसका जो वेट है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, फिर उसका वेट सपोज कर लीजिए W2 है, उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, अगर उसका वेट जो है W3 है तो उसके वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और उसकी हेल्प से हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या किया जाता है, कंपोनेंट कॉस्ट को कंबाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू वेट। ठीक है, जो भी कंपोनेंट कॉस्ट का जो भी वेट है उसके अकॉर्डिंग इनको कंबाइन किया जाता है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला जाता है। ठीक, तो ये सारे हैं कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इन सब पे सेपरेट वीडियो बनेंगे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, और फिर WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सब पे अलग सेपरेट वीडियो, और इन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। ये है वो सारे टॉपिक जो हम अगले लेक्चर 22 में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड डेप्ट इशू एट पार, डेप्ट को अगर प्रीमियम पे डिस्काउंट पे इशू करें, टैक्स एडजस्टमेंट, न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।